हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। एपिसोड 200 जिसमें ढेर सारी बधाइयाँ, 114 कमेंट्स, उनके जवाब देने के लिए आज बैठी हूँ। आई होप कि मैं सबके जवाब दे पाऊँ। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कोई फ्रेश नहीं है, एक सवाल के कंटिन्यूशन में है। इनकी शादी में बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम चल रही थी और ये जॉब पर हैं, तो मैंने उन्हें सलाह दी थी कि शादी से आप निकल ही जाओ, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से कमेंट कर रही हैं और हम कोशिश कर रहे थे मिलकर कि चीज़ें सॉर्ट हो जाएं। उसका जवाब इनका आया है कि मेरे सवाल का जवाब देने के लिए थैंक यू, लेकिन दीदी शादी से निकलना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी माँ नहीं है, 2 भाई हैं और पिताजी हैं। भाइयों की शादी नहीं हुई, मेरे इस शादी से अलग होने पर उनके जीवन में फ़र्क पड़ेगा। मैं तो सरकारी टीचर हूँ, अपना गुजारा कर लूँगी। तो यहाँ पर किसी ने इनके कमेंट का जवाब भी दिया है सेम चीज़, और यही मैं भी कहना चाहूँगी कि आपके भाइयों के जीवन में फ़र्क पड़ेगा कि उनकी बहन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल गई और उन्होंने उसमें उसकी मदद करी। आप बिल्कुल इसमें गलत सोच रहे हो, है ना। और जो लोग इस चीज़ को एक बुराई मान के अगर अपनी लड़की देने से मना करते हैं तो समझ लो कि वो ढंग के लोग हैं ही नहीं, है ना। तो आप सरकारी टीचर हो, अपना गुजारा कर सकती हो, लेकिन जिन भाइयों के बारे में सोच के आप ये नरक जैसी जिंदगी जीने की सोच रही हो ना, वहां से आपको कोई भी बाद में मिलना नहीं है बदला। फिलहाल आप अपनी खुशी देखो, खुशी भी मैं तो ज्यादा कह रही हूँ। फिलहाल आप अपना सर्वाइवल देखो, जिस कंडीशन में आप जी रहे हो वो तो सर्वाइव करने लायक भी नहीं है। पहले आप जी लो, उसके बाद बाकी के रिश्तों के बारे में सोचना। नेक्स्ट। हेलो मैम, प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं अपनी अर्निंग कैसे बढ़ाऊं। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूं, सैलरी 20,000 है। मैं लास्ट ईयर से एक छोटी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पार्टनरशिप में काम करती हूं, उससे भी अप्रॉक्स 20 के अर्न होते हैं। बट कोचिंग का खर्चा भी निकलना होता है, अप्रॉक्सीमेट 6,000 हो जाता है। मुझे अपने बच्चों को अकेले ही देखना है, बिकॉज हस्बैंड का कोई सपोर्ट नहीं है। ये अमाउंट कम पड़ रहा है। अगर आपका लर्निंग नहीं, टीचिंग मेथड अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग है और आपकी नॉलेज पे आपको पूरा भरोसा है, तो आप ऑनलाइन ट्यूशंस वाला वो कर सकते हो। देखो, जो अच्छी क्लासेस है ना, वो बल्क में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। धीरे धीरे टीम बन जाती है, एक कमरे से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने सीटेट दिया, मैंने तब देखा इन अकेडमीज का जलवा, है ना। महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, और मजे की बात कि बच्चों का भी फायदा हो रहा है, उनका भी फायदा हो रहा है। तो आप ऑनलाइन ट्यूशन के लिए ट्राई करो, ऑप्ट करो। 20,000 से शायद ज़्यादा पड़ जाएंगे आपको, क्योंकि जो ऑनलाइन पर्सनल पढ़ाते हैं या फिर होम ट्यूशन जो लेते हैं वो कहीं उससे ज़्यादा चार्ज करते हैं, है ना। तो जब आप ढूंढोगे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अभी आप एक कोचिंग में जा रहे हो, आपको 20,000 बल्क में मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर ट्राई करके देखोगे तो अगर अपना काम स्टार्ट कर दो, है ना, तो देखो मतलब इस तरीके से। लेकिन टीचिंग में ही चल रहे हो तो टीचिंग के ही फील्ड में देखो कि ऑनलाइन करके भी कुछ हो सकता है क्या। मुझे पक्का विश्वास है कि हो जाएगा। नेक्स्ट। दीदी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मैके में बस पापा है, मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे हूँ। हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मुझे बार बार ब्लीडिंग हो रही है, पापा ही सब कर रहे हैं मेरा। हस्बैंड आते हैं वीकेंड पर, कल आए तो बोलने लगे मुझे घर में खाना नहीं मिल रहा। बोल रहे हैं मेरी माँ बहन का कुछ नहीं किया तूने, सीएल तक नहीं करती उन्हें कॉल। मैंने बोल दिया वो जब मुझे नहीं पूछते तो मैं ही क्यों करूं। मुझे कह रहे हैं बीवी के होते हुए भी मैं भूखा हूं, खाना टाइम से नहीं मिलता, माँ बहन नहीं दे रही, जबकि मैं अभी खुद का भी नहीं कर पा रही। मेरे पापा को फ़ोन दिखाने ले गए कि यह दिन रात कॉल करती है मुझे। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, वो तो नॉर्मल हो गए, बट मेरा मन उनसे बात करने का भी नहीं कर रहा। मेरी इतनी क्रिटिकल हालत में भी वो लड़ रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहा कोई भी। देखो इस टाइम पे उनका बुरा मतलब आपको उनका व्यवहार बुरा लगा, वो बिल्कुल बात सही है, आपकी जायज़ है, लेकिन मैं आपको सलाह यहाँ दिए दूंगी कि जो आपकी कंडीशन है इस टाइम पे आप अपनी तरफ सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ बिल्कुल। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, बिल्कुल उस तरफ से कान मूंद लो, क्योंकि ऑलरेडी इतनी हाई रिस्क है। टेंशन लोगे स्थिति बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। एक बार अपना ये टाइम निकल जाए, बच्चा दुनिया में आ जाए, आप संभल जाओ, जापा निपट जाए, उसके बाद देखना कि अब क्या कंडीशन है, कौन क्या कह रहा है, तब सुनने बैठना। किसी सब्सक्राइबर को रिमूव कैसे कर सकते हैं यूट्यूब पर, क्या ब्लॉक करने का ऑप्शन आता है तो बता दो दीदी। हाँ बिल्कुल आता है।
आपके जितने भी कमेंट आते होंगे आपके चैनल पे, उनके पास आप डॉट है, 3 डॉट, या उस चैनल पे थोड़ी देर उंगली रख के देखो उस कमेंट पे, तो ऑप्शन खुल जाएंगे और उसमें कई सारे ऑप्शन है, उसी में है, उससे कर सकते हो आप, अगर कोई ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है तो। नेक्स्ट, नहीं तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, ब्लॉक तो कर ही सकते हो, आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। तो वो बंदा ना सिर्फ आपके चैनल पे बल्कि ऑल ओवर यूट्यूब पे किसी चैनल को देखना, उस पर कमेंट करना, उस तक में उसको दिक्कत आएगी। देख तो पाएगा लेकिन वो कमेंट नहीं कर पाएगा जल्दी कहीं। और ज़्यादा सीवियर अगर कोई गलत कमेंट करता है, कुछ और ही कर दिया उसने, कुछ बड़ा ही, तो उसके लिए कानूनी प्रावधान भी है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब है तो जी कोई भी आके कुछ भी कह जाएगा, बहुत सारे हैं उनके खिलाफ भी। मतलब स्वतंत्रता का भी एक एंड है ना, तो वो सही है पॉलिसीज यहाँ पर काफ़ी। ऐसा नहीं है कि क्रिएटर को कुछ भी कोई कह देगा और उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, है उसके भी हाथ में अपनी बेइज्जती या अपना डिस्टरबेंस वो रोक सकता है। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, आप मेरी एक उलझन को सुलझा दो प्लीज़। मेरे पापा नहीं है, हम 2 बहन हैं, मम्मी अकेली रहती हैं, मेरे घर के पास ही घर है उनका। मेरी ये कोशिश रहती है मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं। मम्मी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उन्हें शायद ये लगता है कि मुझे उनके पैसे का लालच है, पर ऐसा नहीं। मैं क्या करूं, अपनी जिम्मेदारी निभाऊं या पीछे हट जाऊं? पीछे हट जाओ अगर मम्मी को ऐसा लगता है कि पैसे का लालच है तो। मैं हमेशा कहती हूँ, मदद या सलाह हमेशा मांगने पे दो, तो उसकी कदर होगी, वैल्यू होगी। बिना मांगे दोगे तो आप बेवकूफ़ नजर आओगे। नेक्स्ट मैम, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझे रोना नहीं आता किसी के भी डेथ पर, यहाँ तक कि अपनी विदाई पर भी। जब मेरे सास आए अयूर, मेरे नैना एक्सपायर हुए थे, मेरे सास और नैना नाना एक्सपायर हुए थे। देखो ये होता है किसी किसी के साथ, वो नहीं होता। इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, कुछ लोग अपनी फीलिंग को इतना ज़्यादा कुचल के रखते हैं कि वो नहीं दिखाते। और मे भी कोई केमिकल लोचा भी हो अंदर, है तो एक केमिकली रिएक्शन ना, बायोलॉजिकल कह लो या केमिकल कह लो अंदर, कि हाँ एक तरफ दिमाग पे जोर पड़ा, आंसू निकल गए, वो एक फॉर्म है एक्सप्रेशन करने की। तो हो सकता है आपके में ना हो, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है कि चिंता करने की बात है। बट रोना नहीं आता वहां तक ठीक है, लेकिन आप हंसने ना लगो, बस इसका ध्यान रखना। तो ठीक है, नहीं बहते आंसू कई बार। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरे देवर की शादी 3 मंथ पहले हुई थी। मेरी देवरानी को मेरे किसी भी काम में हेल्प नहीं करती है, काम के टाइम ऊपर अपने रूम में पढ़ाई की बात कहकर चली जाती है और जब सारा काम हो जाता है तभी आती है। मेरी सास भी उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो बड़े घर की बेटी है, उसके मम्मी पापा ने काफ़ी कुछ दहेज में भी दिया और वो अब भी देते रहते हैं। देवर भी मेरी सास का सबसे चहेता बेटा है, मुझे हमेशा मेरी सास ने चिल्लाकर बात की और उसे हमेशा बेटा करके बोलती हैं। मैं चाय रोटी सब बनाती हूँ, देवरानी को प्यार से बेटा खाना खा ले कहकर आवाज़ लगाई जाती है। मेरे हस्बैंड को ये सब नहीं पता, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे। वो कहते हैं कि तू नौकरानी नहीं है, ज़्यादा काम मत कर, पर मैं उन्हें इसलिए कुछ नहीं बताती क्योंकि वो गुस्से वाले हैं और वो घर में कलेश करेंगे। मैं कह देती हूँ कि वो मेरे साथ सारा काम कराती है दी, बट गुस्सा आता है। मुझे क्या करूँ आप बताइए। जो आप मुझे बता रही हो, जब आपके पास एक सपोर्टिव हस्बैंड है तो आपको उन्हें बताना चाहिए। ये जो चीज़ों को छिपाना होता है ना, कि हस्बैंड पूछ रहे हैं हम कह रहे हैं नहीं, वो कराती है। देखो, चाहे हम किसी की भलाई के लिए बोलें चाहे किसी की बुराई के लिए बोलें, मुझे लगता है कि झूठ बोलना कभी भी कोई ऑप्शन नहीं होता, स्पेशली इन फैमिली। जितना आप पर्दा रख के चलोगे ना कि नहीं इसे नहीं पता चलना चाहिए, इसे नहीं पता चलना चाहिए, वो नहीं चलती बातें। एंड में आके यही लगता है कि यार बता ही देते सही रहता, है ना। तो बेफालतू के पर्दे रखने से एक तो बात ये होती कि भाई उन्हें बता के क्या फायदा, वो तो कुछ करेंगे नहीं, मुझे ही हैंडल करना है। लेकिन जब अगला आदमी आपके सपोर्ट में खड़ा है, अच्छा, या फिर ये कि जी मुझे तो काम करना अच्छा लगता है, मेरी अपनी चॉइस है कि मैं सब करूंगी, वो ना करे, तो आप परेशान हो रही हो और जिसके पास उसका हल है उसे बता नहीं रही हो, ना खुद कुछ कर रही हो। तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने ये स्थिति अपने लिए चुन ली है, अपने लिए एडजस्ट कर लिया आपने कि मैं, हाँ ठीक है, मैं इसमें सही हूँ, है ना। तो ये आपकी अपनी चॉइस हो गई है इस टाइम पे। वरना आप अपने हस्बैंड से अगर वो पूछते हैं, आप सीधे बताओ कि काम तो मैं ही करती हूँ। इतना काम करने पे मम्मी मुझे कभी बेटा नहीं कहती, उसे बेटा कहते हैं, बुरा भी लगता है। उसका कुछ नहीं कर सकते आप, किसी के हलक से बेटा जबरदस्ती अपने लिए नहीं निकलवा सकते। लेकिन भैया काम का उन्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हाँ उनकी वाइफ ही कर रही है, अगली कर ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो ये बेफालतू का आप छुपाओ मत,
अब की बार कभी पूछें तो आप बता दो सारी बात, होता है कलेश हो जाए, लेकिन ये कलेश जो आपके अंदर अंदर आपको खा रहा है उससे तो छुट्टी मिलेगी। नेक्स्ट, मैम मैं एक वर्किंग मॉम हूँ, मेरी 2 साल की बेटी है, शादी के 1 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेगनेंसी में मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई। मेरी सास ने कभी हाल नहीं पूछा, उल्टा घर के काम के लिए कहती थी, कभी बात भी नहीं करती थी। बच्ची होने के बाद भी ना मुझे संभाला ना बेटी को, इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम अपने पीहर में रही थी। अब और मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ऑफिस जाते हैं। सास बेटी को संभालती है, खिलाती है, नहलाती है, कपड़े भी धो देती है मेरे साथ। तो जब मैं काम कर लूँ तो ठीक, नहीं कर पाऊँ तो मुंह फुला लेना, रसोई में बर्तन पटकना करती है। उनकी पुरानी बातें याद आती हैं तो उनके साथ रहने का मन नहीं करता। क्या करूँ, यही सास के साथ एडजस्ट करूँ या अपने मेंटल पीस के लिए अलग हो जाऊँ। ऑफिस में क्रैच की फैसिलिटी भी है, शायद इसीलिए आप, मतलब ये क्रेज की फैसिलिटी है इसीलिए आप दोनों तरीके से सोच भी रही हो, अदरवाइज आप नहीं सोचती। आपको ये लगता कि कैसे भी कर रही है, कर तो रही है। लेकिन अब आपके दोनों हाथों में सिचुएशन है कि आप हैंडल कर सकती हो, चॉइस है उन्हें, मतलब रहना है आपको उनके साथ या नहीं रहना, तो वो वाली चीज़ है। अब इसमें देखो, कोई भी रास्ता ना तो सही है और ना गलत है कि मैं कहूँ कि ये सही रहेगा। आपके पास सिंपली 2 चॉइसेस हैं, आपका जो मन करे आप वो कर सकते हो, दोनों इक्वली राइट है। नेक्स्ट, मैम मेरी बहन की शादी को 7 साल हो गए हैं, उसकी एक बेटी है 3 साल की। उसके घर वाले बहुत बेकार हैं, अभी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी मगर उसका बच्चा खराब हो गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, इस वजह से उसको फुल बेड रेस्ट बोला था। मगर जब बच्चा खराब हो तो सास दूसरे दिन से ही घर का सब काम करने को बोल रही है, उसके खाने पीने का भी ध्यान नहीं दे रही। जो नॉर्मल खाना खाते हैं वही वो खा रही है। वो बोल रही है कि उसको बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और काम भी नहीं कर पा रही है, तो बोलते हैं कि नाटक कर रही है। उसका पति भी अपनी माँ का ही साथ दे रहा है। हमेशा जब ये अपने लिए स्टैंड लेने का सोचती है तो बोलता है मम्मी है जाने दो मेरे लिए। अब हम लोग का बोला है कि घर आ जाओ, यही से बेटी को पढ़ाना और तुम टीचिंग स्टार्ट करना, क्योंकि मैम वो पढ़ी लिखी है, उसने एमएससी बीएससी एनएम सब किया हुआ है और टीचर की वैकेंसी का वेट कर रही है। तो मैम उसको मैके आके प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लेनी चाहिए ताकि वो अपना और अपनी बेटी का ध्यान रख सके। प्लीज आंसर मैम। देखो, मैं के आकर रहने की बजाय वहां पर ही अपने रह के वो नौकरी पकड़े, थोड़ा सा रिजर्व रहना सीखे। देखो, मैं के आना इसलिए कोई हल नहीं है क्योंकि उसके बाद वो तनाव और दूरियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर उस शादी में आपको बने रहना है ना, छोड़ना ऑप्शन नहीं है, तो कभी भी लड़ झगड़ के अपने घर मत आओ। लड़ झगड़ के बिगाड़ खाता करके या वहां पे चीजें उलझी हुई छोड़ के जब भी आओगे, वो चीजें और उलझेंगी सुलझेंगी नहीं। मूक हो जाओ वहां पे, बिल्कुल शांत दे दो कि आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वहीं रहो जब तक सब कुछ सही ना हो जाए। मेरा मानना तो ये है। तो वही, अगर आना ही है तो यहाँ वैसे आ जाएं थोड़े बहुत रहने वहने के लिए, लेकिन अगर जॉब करनी है तो अपने ससुराल के पास के ही किसी स्कूल में करें, वहीं रह के ही सब चीज़ें हैंडल करें तो ज़्यादा, मतलब वो शादी बनाए रखनी है ना अल्टीमेटली, तो वो ऐसे ही बनेगी। और दूसरी चीज़, इस बात को पकड़ लें कि जब पति कहता है ना कि जाने दो मम्मी है मेरे लिए, तो कि भाई मैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर दूं, मेरे लिए तुम क्या कर रहे हो। कभी ये बात पूछ के देखें। जो हमें शब्दों में घुमाए ना, उसे उसके शब्दों में हमें भी घुमाना आना चाहिए। और जो ये पीछे वाला था ना, अभी मैं बात करते करते क्यों पता नहीं इनकी सिचुएशन आई, आप अपनी पुरानी बातों को सास की जो याद करके परेशान हो रही हो ना, यहाँ मेरी एक और सलाह है आपके लिए कि आप उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करो। देखो, जो बीत गया उसको पकड़ के ज्यादा देर बैठना सही नहीं। हो सकता है वो सच में चेंज हो रही हो, है ना। तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है, इस तरीके से भी सोच के देख लो। और मान के चलो कि अगर ये क्रेज ना होता तब भी क्या आप ऐसा सोच रही होती, है ना। तो इतना ज्यादा ना उस चीज को खींचो मत मेरे हिसाब से। अगर सब कुछ अब सही चल रहा है तो चला लो। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम फॉर 200 एपिसोड और कमेंटिंग अ प्रॉब्लम आफ्टर अ ईयर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, प्लीज स्किप मत करना। माई मैम क्वेश्चन इज, आई हैव सेव्ड अप्रोक्सीमेट 10 लाख, 5 इन एफडी, 5 इन म्यूचुअल फंड। मेरे घर का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया। आई एम थिंकिंग जस्ट सिर्फ अप्लायंस लाइक एसी एंड वॉशिंग। ये आपका 1 साल कहाँ हुआ है, अभी मैं नीचे वाले कमरे में शूट करती थी। 1 साल नहीं हुआ आपको, अभी इन्हीं सर्दियों में ही आपके क्वेश्चन आए हैं। तो इनका है कि 5 लाख इन्होंने एफडी में और 5 लाख म्यूचुअल फंड में बचा रखे हैं।
अब इन्होंने सोचा था कि जस्ट सिर्फ अप्लायंस में लाइक एसी एंड वॉशिंग मशीन मैं कंट्रीब्यूट करूंगी, बिकॉज मम्मी की भी एज हो गई है एंड गर्मी भी बहुत पड़ती है। बट अदर देन डू दैट, यू थिंक आई शुड कंट्रीब्यूट टू होम कंस्ट्रक्शन, बिकॉज लास्ट टाइम आपने बोला दैट दे आर बिल्डिंग देयर होम एंड आई शुड सेव फॉर माई मैरिज एंड फ्यूचर, because they even can't spend 1,000 for me. Also, they don't love also. If everything was good, still after marriage it will be only for my brother, and इन लोगों को अभी मुझसे फर्क नहीं पड़ता, तो बाद में क्या ही होगा। एंड आई एम कन्फ्यूज, विल इट बेटर टू सेव एंड इन्वेस्ट मोर एंड नेक्स्ट ईयर मैं 1 BHK फ्लैट खरीद लूँ, बिकॉज 20K रेंट जाता है एंड इस साल के एंड से मेरा ब्रदर भी आएगा, तो मे बी पीजी से फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ेगा एंड इट विल बी अ फ्यूचर एसेट फॉर मी, एंड अदर देन दैट आई कैन कंटिन्यू सेविंग फॉर फ्यूचर, बिकॉज ये मैंने मेरे पेरेंट्स को नहीं बताई हूँ दैट आई हैव दिस कॉर्पस। प्लीज टेल मी व्हाट आई शुड बी डूइंग इन दिस केस। जो फ्लैट लेने की आपके दिमाग में चल रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके रजिस्ट्री वगैरह आपके नाम ही होनी चाहिए। ये ना हो कि ले आप रही हो और रजिस्ट्री में या पार्टनर में आपने अपने किसी घर वाले का, भाई बहन का नाम लिखवा दिया। ठीक है, तो ये मत करना। बाकी ले लो तो बिल्कुल बढ़िया है। और यहाँ पर मेरा स्टैंड अभी भी यही है कि ठीक है, ज़रूरत की चीज़ें आपको लग रहा है कि डेली सर्वाइवल में मुश्किल पड़ेगी, उसमें खर्च कर रहे हो तो कर लो। अदरवाइज घर के कंस्ट्रक्शन में मेरा अभी भी वही है कि अपनी शादी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाओ, वो आपके काम आएंगे। नेक्स्ट, मेरी 3 ननंद हैं, उनमें से एक तो अपने को थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेवियर करती है, लेकिन 2 ननंद जो बच्चे कहते हैं सारी विश पूरी करती हैं। पूरी तरह पैम्पर तरीके से इनके बच्चों को कोई गुस्से में कह दे तो सामने वाले इंसान को बहुत सुनाती हैं। मेरा भी एक बच्चा है, मैं किस तरीके से परवरिश करूं। मैं चाहती हूँ आगे जाके मैं गिल्टी फील ना हूँ, ये तरीके नहीं अपनाए। देखो अभी ना कुछ दिन पहले एक रील आई थी मेरे फोन में और मुझे बड़ी तसल्ली हुई उसे देख के कि स्मार्टर पेरेंट्स इन्फेसाइज करते हैं इन 3 चीज़ों को अपने बच्चों को सिखाने के, बाकी नॉर्मल या अदर्स ध्यान दे रहे हैं सिर्फ इस कोर्स पे। और उन 3 चीज़ों में से जो 5 एक चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ अपने बच्चों को, वो तीनों उनमें थी और मेरे दिल को बड़ा संतोष हुआ। मतलब उसमें क्या क्या था कि खाना बनाना तो सर्वाइवल स्किल थी, ऑर्गेनाइजिंग है ना, और क्रिएटिविटी। वो 3 चीजें थी कि बच्चा खुद से कुछ कर सक रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने आसपास की चीजों को। जो मेरा आधे दिन का कलेश होता है, आधे दिन क्या बच्चे और मैं रहते कितने टाइम में साथ, लेकिन जो भी टाइम हमारा साथ में होता है, तो मुझे लगता था कि यार मैं बोलती ही रहती हूँ इनको, ऐसा कुछ होता ही नहीं, फन एलिमेंट नहीं हो रहा, मैं इनको बस गाइड करे जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ ये कर लो ये कर लो ये कर लो, और वो करती जा रही है। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि बिल्कुल सही है, ये चीजें जरूरी हैं हमें सिखाना। तो देखो, अति कहते हैं ना, एक सीधी सी बात याद रखो, अति हर चीज की बुरी, ना अति का लाड़ बुरा कि आप बिल्कुल उसको क्या जो वो कह रहा वही कर रहे हो, ना अति का डिसिप्लिन और डांट भली कि उसको बच्चे को सांस ही लेने की फुर्सत नहीं है, इतनी भी आपने गुंजाइश नहीं छोड़ रखी। तो हमेशा पेरेंटिंग में मिड वे होता है, और दूसरा हर बच्चा अलग होता है। अब हर पेरेंट सोचता है मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, लेकिन एक बच्चे की ओरिजिनल नेचर भी होती है, उससे आप लड़ नहीं सकते। उसे क्रश करोगे बच्चे की पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होगी। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत हमें आगे जाके ये है कि भैया जो नसीब में मिला उसे एडजस्ट करना है, एक तो वो जरूरी चीज है, और दूसरा वही है कि खाली नंबर 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 या खाली डिसिप्लिन, मतलब पूरा राम या पूरा रावण ऐसा नहीं, मिडवे पकड़ो, सही रहेगा। कभी लाड़ लड़ा दो, कभी उसकी जिद पूरी कर दो, कभी उसे वेट करवा दो, कभी बिल्कुल मना कर दो जो चीजें नहीं है उस लायक। तो मुझे लगता है ये सही है, उसमें कभी गिल्ट नहीं आएगी। मिक्स्ड सा रखो, रिजिड मत बनो, एक तरफ ज्यादा मत जाओ। नेक्स्ट, मैम अगर पति सेविंग ना करे तो क्या करें, कैसे समझाएं, जैसे भी वो समझ सके। कई बार आपकी 500 बातों में से 499 बात अगले को समझ नहीं आती, और पता नहीं कौन सी एक बात उसको हिट कर जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक हेल्थ इंश्योरेंस का एड था कि एक पुरानी पिक्चर चल रही है, बीमार हो गया उसका पति और वो बच्चे और बीवी जो है वो जगह जगह जाके भीख मांग रहे हैं। फिर ऑपरेशन की नौबत आ गई, अस्पताल में गए हैं तो वहां पे वो रो रहे हैं कि अरे हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो सब देख रहे हैं, तो पति के मुंह पे ना थोड़ा डर था कि उफ अगर ऐसे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली या ऐसे वो। तो बीवी सिंपल कहती कि क्यों इतना परेशान हो रही है, हेल्थ इंश्योरेंस ही तो लेना था।
और वो सुनते ही उसको एकदम झटका सा लगता है, वो तुरंत पहले वो फोन मतलब घुमाता है इंश्योरेंस एजेंट को और हेल्थ इंश्योरेंस अपना बुक कराता है। तो वो चीज प्रैक्टिकल में होती है। तो आप उनको अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। किसी के साथ ऐसी कोई घटना हुई है, कुछ हुआ है, आप उनको बता सकते हो कि देखो ये हो गया, उनने वहां कुछ सेव नहीं कर रखा था, अब ये हो गया। हो जाती है सडन डेथ। अभी जैसे मेरी रिसेंटली जनवरी में मेरे एक जेठ की जिनकी डेथ हुई है, ना उनकी कोई पॉलिसी थी, ना प्राइवेट नौकरी में थे, सरकारी नौकरी ना खुद की ना भाभी की, बच्चे छोटे छोटे। अब सडनली उनकी डेथ हो गई, आपका कुछ भी बैकअप नहीं है। तो माना आदमी की कमी तो देखो कोई नहीं पूरी कर सकता, जो आदमी हमारा गया। लेकिन अगर पैसे हों तो कम से कम जो पीछे बच गए हैं फैमिली मेंबर, वो सरवाइव तो कर जाते हैं। ये चीजें आपको मतलब बस देखना है कि उनको बार बार आप कैसे बताते जाओ, क्या पता उनको कौन सी बात समझ में आ जाए। एग्जाम्पल्स के जरिए ही समझ में आता है। नेक्स्ट। हेलो दी, मेरी देवरानी गांव की है, मैं दिल्ली की हूँ। सास ससुर ने कहा गांव वाली सेवा करेगी, मैं 10 साल साथ रही, मुझे प्रेगनेंसी में अलग कर दिया, प्रेगनेंसी में टेंशन में रही, अब देवरानी 2 के अंदर ही अलग हो गई, जबकि उसकी हर तरह से केयर करते थे। देवरानी कहती है पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, सास और मुझसे रोज लड़ाई करने के बहाने ढूंढती रहती है, गालियां भी देती है, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाती। सास ससुर सब डरे रहते हैं, इतनी निगेटिव माहौल में क्या करूं, कुछ बोल भी तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। देखो भैया, तुम दूर ही रहो, मतलब स्ट्रेस हैंडल करने की ना एक सीमा होती है, हर इंसान की अलग अलग। अब सास ससुर उसको सोच के लाए कि कुछ और निकलेगी, लेकिन वो निकली कुछ और। देखो गलती उन बेचारों की भी नहीं है। हर आदमी अपने बच्चे के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढता है, जो उसके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। लेकिन निकल क्या रहा है वो किस्मत होती है ना। तो अब जो भी हो गया, लेकिन उसका अच्छी बात यह है कि आप अलग हो। उसका और आपका ना बहुत कुछ सामने से ऐसा नहीं है कि बहुत डील ही करना है। मेन आपसे ज्यादा परेशान आपके सास ससुर होंगे, तो आप तो अपने दुनिया में थोड़े से रिजर्व होके मस्त रहो। वो जो कह रही है कम से कम उसके साथ इन्वॉल्व हो। अच्छा। पूछा दी मैंने अपनी सास से कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ आपकी सेवा कर रहे थे टाइफाइड में, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या एहसान कर रही हो, हम लोगों ने भी बहुत किया है। अपनी सास कांड अपना महिमा मंडन करने लगी और बोला कि करके औकात दी, उससे अच्छा मैं मत करती, आगे से मत करना। ये मैंने पिछली बार भी पढ़ दिया था आपका। अब इनकी इसी बात को पकड़ लेना कि आगे से मत करना, तब मत करना। जिसके गुण गा रही हो उसी से करवा लो। नेक्स्ट। मैम मेरी शादी हुए 25 साल हो गया, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, खुद का बिजनेस है, वह भी खोता है, लेकिन कभी भी मुझे कमाकर पैसे नहीं देते और ना ही कुछ हिसाब देते हैं, और खर्चे के लिए पैसे मांगू तो कहते हैं दुकान नहीं चलती। ऐसा बहाने बनाते हैं, मुझे अपनी सिस्टर से उधार लेकर जेब खर्चा करना पड़ता है, फिर मुझे अपनी ज्वेलरी बेचकर कर्ज चुकाना पड़ता है। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, 4 साल से हिंदी पढ़ाती हूँ, बट सैलरी बहुत कम है, घर का खर्च कैसे उठाऊं प्लीज बताओ। अगर पति खाना नहीं दे रहा, खाना मतलब खाने के लिए पैसे नहीं दे रहा, वो खाना बनाओ ही मत। ठीक है। और अगर आपकी सैलरी है इतनी कि आप रसोई का अपने बच्चों का खर्चा निकाल सकते हो, तो जो एक्चुअल आपके पैसों में ही हो रहा है ना, सिर्फ उतना ही करो। किसी से उधार लेके कि मेरे को बहन से उधार लेके जेब खर्ची करनी पड़ रही, यहाँ आप गलती कर रहे हो। अगले को दिख रहा है कि काम हो रहा है, समझ रहे हो। चाहे आप ज्वेलरी बेच के चुका रहे हो, चाहे कुछ करके चुका रहे हो, उसको सामने से मैसेज ये मिल रहा है कि मेरे दिए बिना भी काम हो रहा है, तो मैं क्यों दूं। तो जितना हो रहा है अपनी सैलरी में, चलो आप भी माँ हो उस घर में, आप अपनी पूरी सैलरी में तो को खर्च कर दो, उसके बाद भी जब नहीं पूरा पड़े ना, तो उन कामों को छोड़ो। जब छूटेंगे तभी तो अगले पर जाएगी जिम्मेदारी। अब आप इधर उधर से मांग मूंग के जब पूरा करे दे रहे हो, तो वो तो मजे में रहेगा ही। नेक्स्ट। हेलो मैम, कैसे हो। मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरी दादी सास जो 98 ईयर्स की हैं, मैं अकेली हूँ, उसकी देख रेख करती हूँ। मेरी 3 नंद है, मैं घर पर स्टिचिंग भी करती हूँ। दादी की कंडीशन ऐसी है कि उनके डायपर लगते हैं, मैं ही उनको देखती हूँ, ननंद लोग कभी आकर भी नहीं देखती। ननंद लोग नहीं देखती तो 2-3 मंथ हो गए हैं, मैंने उनको अभी कुछ दिनों से फोन भी नहीं किया। तो मेरी ननंद जो सबसे बड़ी है, उसका फोन आया तो वो मुझे बोली कि तुमने हमें फोन नहीं किया। मैम आप मुझे बताओ कि फोन करने का फर्ज उनका है या फिर मेरा, जबकि उन्होंने कभी अपनी दादी का हाल भी नहीं पूछा।
कि वो कैसी हैं। अगर दादी को कुछ भी होता है तो मैं ही उनको फ़ोन करती हूँ। आज मेरी ननंद ने मुझसे झगड़ा किया कि तुम हमारा हाल नहीं पूछा, हम लोग कैसे हैं, आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुमने उनको फ़ोन नहीं करना, क्योंकि वो 4 मंथ रहकर देख कर गए हैं कि ये क्या कर रही है वो। मेरे हस्बैंड विदेश में रहते हैं, आप ही कुछ सोल्यूशन बताना। 2 सोल्यूशन है, एक सीरियस एक फनी। ठीक है, अगर कोई मुझसे ये पूछे ऐसी कंडीशन में कि मैं एक बूढ़े व्यक्ति का ध्यान भी रख रही हूँ, सब कर रही हूँ, उसके बाद तुमने मेरा हाल नहीं पूछा, तो देखो फनी तो ये है कि हाँ बताओ तुम्हारे क्या हाल है, अब पूछ ले रही हूँ, पहला। और दूसरा सीरियस कि भैया हाल तुम्हें मेरा पूछना है, यहाँ मैं फंसी हुई हूँ या मेरा काम 4 गुना हुआ हुआ है, तुम्हारा ऐसा क्या ही बिगड़ रहा है जो मैं तुम्हारे हाल पूछूं। ये सीरियस वाला, क्योंकि बे सिर पैर की बकवास है कि हमारा हाल नहीं पूछा। तुम क्या बॉर्डर पे गोलियां खाने के लिए खड़ी हो जो तुम्हारा पूछते रहे, पल पल की लग तो नहीं गई गोली। उससे पूछो ना, अगला जो मरीज होता है। ये नहीं कि बूढ़ा कोई है या कोई हो, भैया कोई भी हो जिसके घर में मरीज होता है, मरीज अपनी काया कष्टी से दुखी है, लेकिन उसे करने वाला पस्त हो जाता है। कितना ही प्यारा रिश्ता हो, एक टाइम ऐसा भी आता है कि हमें लगता है कि यार बस हो गई, है ना। मैंने 2-3 लोगों का ऐसा करा है कि वो बिस्तर पे आ गए, उसके बाद मैंने करा मम्मी का, अपने पापा का, है ना। यहाँ पर तो खैर दादी बाबा तो चलते हुए फिरते गए थे खैर, लेकिन भैया भारी पड़ जाता है, भारी। तो ऐसे टाइम पे तुम्हें उसका हाल पूछना चाहिए जो तीमारदारी कर रहा है। उसमें अगर कोई आकर रोए ना जी तुमने हमारा हाल नहीं पूछा, तो ये 2 तरीके हैं हैंडल करने के। नेक्स्ट, हाय दी, हमारे सवाल का प्लीज जवाब दीजिए। ये एक छूट गया बीच में, पढ़ती हूँ। हमारे जेठ के लड़के की शादी है, 2 साल पहले हमसे और हमारी जेठानी से बहुत झगड़ा हुआ था कि इस वजह से हम दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। बहुत गंदी गंदी गाली देकर हमें गई थी। हम लोग का घर अलग अलग है, लेकिन हमारे हस्बैंड उनसे बात करते हैं और उनके घर भी जाते हैं। और अब शादी में सबको बुलाया गया है, लेकिन हमें नहीं पूछा गया। यहाँ तक हमारे बच्चों को भी बुलाया है, सिर्फ हमें नहीं। हम अपने बच्चों को नहीं जाने देना चाहते, तो क्या हम सही बोल रहे हैं? प्लीज दीदी इसका रिप्लाई जल्दी देना, क्योंकि 2 दिन बाद शादी है। अरे यार, अब ये 7 डेज पहले का है। I'm सॉरी मैं नहीं दे पाई जवाब, लेकिन इसमें देखो ऐसा है, बच्चों को नहीं भेजना चाह रहे, यहाँ तक आपका पॉइंट कहीं हद तक वैलिड है। ठीक है, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना और पत्नी ना आए और उसके पति और बच्चे वो दोनों पहुंच जाएं शादी में, तो ये होता है कि दे दे बैठी रहे, हमारे तो आ गए भाई भतीजे या जो कुछ भी था, देवर के बच्चे। तो उसमें बड़ी घनघोर बेइज्जती सी फीलिंग होती है ना। लेकिन आप सीधे कहोगे तो वहां आप नेगेटिव दिखोगे। तो बच्चों को आपको ना इमोशनली मैनिपुलेट करना है, बच्चों को क्या पति को क्या, कि भाई मैं इस घर में कुछ नहीं हूँ क्या, तो मेरे रहने से आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कि अगले हमारे हम मेरे को पूछ नहीं रहे। इस तरीके से अगर रुक जाते हैं तो ठीक, नहीं रुकते तो फिर भैया वही है, जाने दो उन्हें, लेकिन उन्हें रोकना आपके लिए थोड़ा सा वैसा लगेगा, फिर आप नेगेटिव नजर आओगे। मुझे पूछना था कि मैं रेंटेड घर लिया है, 5 महीने सही रह रही हूँ। घर का झगड़ा देखकर मैं वहां सही रेंटेड घर में आई, लेकिन मुझे थोड़ा तग हुआ लगता है। मैं वर्किंग हूँ और हस्बैंड भी गुजरात में रहते हैं। मैं और बेटा बस रहते हैं, देवर देवरानी ससुर जी कई घर में रहते हैं। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि ये लोग मुझे परेशान करके भगा दिया, अब आराम से रह रहे हैं। अब इसमें देखो, या तो रहने से पहले ही आपको देख लेना चाहिए कि रहना है साथ में, नहीं रहना। लेकिन जब साथ में रहने आ गए, अब उन्हें देख देख के कलपने से ना कुछ अपना ही खून फूकोगे, कुछ नहीं हल मिलने का। तो अपना ध्यान वहां से हटाओ, किसने क्या करा, उसके कर्म के हिसाब से उसे क्यों नहीं मिला, ये हमारा मैटर नहीं है। अपना ही समझ लें हम, वही बहुत है। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी एक नंद है जिसकी शादी हो गई है, 2 साल से हम एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि वो जब भी यहाँ आती थी तो हमेशा मेरा और मेरे ससुर का झगड़ा कराती थी। अब वो पीहर नहीं आती और फोन पे ही ससुर को भड़काती है। अब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में रहे, पर मेरे ससुर ने ना मेरी नंद ने किसी ने मुझसे मेरे पापा से हालचाल भी नहीं पूछा। मैं आज तक उसके ससुराल के रिश्ते निभा रही हूँ, एज अ भाभी, और ससुर की सेवा भी कर रही हूँ। पर अब मुझे बहुत बुरा लगता है ये बात सोच सोच कर कि हम सब कुछ कर रही हूँ
और इन्होंने मेरे पापा को एक फ़ोन तक नहीं किया। सोचती हूँ मैं भी सब कुछ छोड़ दूँ, और फिर लगता है ये दो ही तो भाई बहन हैं, मेरी सास नहीं है, इसलिए ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दो, भगवान देख रहा है। अब आप बताओ मैं क्या करूं, रिश्ता चालू रखूं या छोड़ दूं, क्योंकि वो मेरे कभी सुख दुख में नहीं आती। देखो अभी जो आपकी सोच है ना कि मेरे हिस्से का मैं काम करूं भगवान देखेगा, वो ज्यादा शांतिप्रद है। छोड़ भी दोगे ना ये सब चीजें तो एक मन में एक कलुष सा रहेगा, एक जलन सी रहेगी, एक बेचैनी सी रहेगी, क्योंकि आप ओरिजिनल वैसी हो नहीं। केवल उनकी बराबरी करने के लिए अगर आप उनके लेवल पे जाके उनके जैसे बुरी बनने की कोशिश भी करोगे ना, तो आप खुश नहीं रहोगे। तो इसकी वजह वो है, सुकून उसमें रहेगा कि आप जो खुद हो वो बनी रहो। आपका मन है, आपको लगता है अपना फर्ज निभाना है, आप अपने ससुर की सेवा करती रहो। और रही बात इसकी कि मेरे सुख दुख में नहीं आती, अपने मन को क्या समझाना। अगर आपके पापा बीमार थे और वो पूछ लेती तो क्या पापा जल्दी ठीक हो जाते? सिर्फ एक मन का फेर होता हम लोगों के कि इसने हमें पूछा नहीं। किसी के पूछने से क्या ही हो जाता है? मुझे तो लगता नहीं। जो सफर करना वो हमें करना है, या जो भी हमारा बीमार है वो झेल रहा दुख, और जो मेन उसकी तीमारदारी कर रहा है जिम्मेदारी उसकी होती है। तो ये आने जाने वाले पूछने और बताओ कैसे हो गया, आप कैसा लग रहा है, मुंह का बोल ही तो है, नहीं बोला नहीं बोला। थोड़ा सा ऊपर सोचोगे हो के तो लगेगा इतनी बड़ी बात ही नहीं। नेक्स्ट। हेलो दी, मैं आपको बहुत मानती हूँ और फॉलो भी करती हूँ। मैं जब भी मैके जाती हूँ मुझे अच्छा फील नहीं होता, रोना आता है, क्योंकि वो मुझे अपना नहीं समझते। मुझे फील होता है जैसे कि मैंगो लाए पापा, मैं तो छुपा के रख दिया। 3 साल की बेटी है उसे भी नहीं दिया। ऐसे बेटी होती तो मैं बोलती नहीं, देख कर रोना आता है। मैं शादी गरीब घर में हुई है, बाकी बहनों के अच्छे घर में, हमेशा दुखी होती हूँ। जब भी आती हूँ मम्मी को लगता है इसे पूरे काम करने चाहिए और बैठी रहे, पर ऐसा मन नहीं करता। बिहेवियर देख के मैं बोलती नहीं, पर मुझे समझ पूरा आता है। जब आपको ये सब नजर आ रहा है तो फिर वहां क्यों जा रहे हो? भले पीहर है, लेकिन अपमान हो रहा है तो वहां मत जाओ। अपना कहना, तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी और दिमाग भी झगड़े और टेंशन में बचने से बच जाएगा। अपने घर रहो, अपने ससुराल को ही जो करना उसे ही बढ़िया से बनाओ। नेक्स्ट दी, मैं दूसरी बार कमेंट कर रही हूँ। मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मेरे बाजू में ननंद का ससुराल है। मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, ननंद के बेटे को साथी थी, मैं पास में थी पर मुझे नहीं कहा गया। बेटे की शादी थी। एक दिन पहले मेरे नंदोई आए थे बोलने नंद की डेथ हो गई है, इसलिए मैं नहीं गई। क्या मैंने ठीक किया? गलत किया आपने। शादी और डेथ अलग अलग चीजें होती हैं। किसी ने हमें शादी में नहीं बुलाया, ठीक है, लेकिन हम उसकी डेथ में नहीं गए, गलत है। जाना चाहिए था आप, और अब चले जाओ, तब नहीं गए तो। नेक्स्ट दी, प्लीज मुझे समझा दो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत इमोशनल हूँ इसलिए धोखा खा जाती हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं है, पति बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे मना किया, फिर भी रिश्ते चलते रहे। मैंने अपनी देवरानी को सब कुछ दिया, जरूरत से ज्यादा मान दिया, लेकिन उसने मेरी इंसल्ट की, मेरे साथ बदतमीजी की, बहुत हर्ट हुआ। सब कुछ करने के बाद भी रिश्ता नहीं बचा। क्या करूं? अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रही हूँ। इस सब से कैसे निकलूं? मम्मी होती तो शायद इससे बाहर ले आती। प्लीज हेल्प, बहुत परेशान हूँ। देखो अगर मान लो हम अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी लेके कहीं जा रहे हो और हमारे डकैती पड़ जाए, या जब बाढ़ आती है या भूकंप आते हैं, हमारे पूरे पूरे जीवन की संपत्ति जो है वो खत्म हो जाती है, तो क्या उसके बाद लोग उसके लिए रोते रहते हैं, या फिर तुरंत अपने नई चीजें बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जीना है, जो बच गया उसे सहेजना है ना? तो अब आपने एक साफ दिल होके अगर दिया है रिश्तों में खूब, और बदले में आपको सिर्फ धोखा मिला है, तो ये आपकी गलती नहीं है, पहली चीज। ठीक है, अब जब गलती आपकी है नहीं, हो गया, इसमें एक फायदा आप ये मान के चलो कि ठीक है, इतनी जिंदगी में पता चल गया। अब आप थोड़ा सा संभल के जो चलोगे। और दूसरी चीज क्या कि जो हो गया सो हो गया, अब जो आगे बची है जीवन उसको तो संभालो। जितनी एनर्जी जितने इमोशंस आपने वेस्ट कर लिए ठीक है, लेकिन आगे से अब आप संभल के खर्च करेंगी लोगों पे। तो इस चीज को पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ो, है ना? क्योंकि जब तक अटकी रहोगी तो जिन्होंने धोखा दिया है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने शरीर में कोई ना कोई बीमारी जरूर बना लोगे। तो ये मान के चलो कि एक सबक था, मिल गया, आगे से अब इसके हिसाब से चलनी है। नेक्स्ट। हेलो मैम, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अलग हो गई हूँ, अब साथ में रहने का मन कर रहा है, क्या करूँ?
तो फिर चली जाओ। बोलो कि गलती हो गई भैया, साथ में रहना, ठीक ठाक लोग होंगे तो क्या पता रख भी ले, लेकिन वैसा रह पाओगी नहीं। एक बार अलग रहने की आदत हो जाती है तो फिर जॉइंट फैमिली में रहना थोड़ा सा बंधन नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जाके बोलोगे तो हो भी जाएगा सब ठीक। नेक्स्ट, आप मेरी दुनिया बन गए हैं दी, थैंक यू सो मच। मैं मेंटली शॉर्ट हो गई हूँ। मैं बोली कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी तो पति रीजन पूछ रहा है क्या करूं, बोल रहा है फोन ले लो, लैपटॉप ले लो, ड्रेस भी ले लो, तुम्हारे पास नहीं हो तो तुम सब ले लो, लेकिन घर चलो। क्यों नहीं जाओगी, मेरे माँ बाप तुमको लाए हैं शादी करके, उनके भी कुछ ऐसा नहीं, नहीं तो तुमको कौन पूछता। अब मैं क्या बोलूं, मुझे पागल जैसा लगता है ऐसी बात सुनकर। दी मैं साथ में कैसे रहूं, मतलब बात करना कम कर दें क्या पति से, प्लीज रिप्लाई एंड गाइड दी। देखो, जब भी कोई खींचातानी होती है रिश्तों में, तो जब हम दोबारा उसको रीस्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो बड़ा फूक फूक के कदम रखना होता है। तो वही आपको करना है। अब इतना पति अगर ऑफर दे रहे, ये ले ले, वो ले ले, ये कर ले, वो कर ले, ये सारी मटीरियलिस्टिक चीजें वो आपको दिखा रहे हैं। आप ध्यान से देखो कि क्या आपकी इज्जत कर रहे हैं, है ना। केवल क्या लगता है, पतियों को बहुत सारी पिक्चरों में भी दिखाते हैं कि हाँ भैया बीवी नाराज है या कुछ हो गया, उसको खिला दो पिला दो, कहीं घुमाने ले जाओ या ज्वेलरी दिला दो। अब तो ज्वेलरी खैर बहुत रईसी होगा दिला पाएगा, मिडिल क्लास के तो हाथ से निकल गई। तो ये दिलवा दो, कपड़े दिलवा दो, तो वो खुश हो जाएगी। बीवियां हो भी जाती हैं खुश, तो ये एक सोच बन जाती है कि इतना ही है बस, इनको खुश रखने के लिए यही चाहिए। अब आपको अगर उससे ज्यादा चाहिए, एक्सपेक्टेशन अपने पति से है कि भाई ये चीजें तो इतनी मैटर नहीं करती, मुझे ढंग से बात करे, या मेरी बात की वैल्यू करे, या मेरी इज्जत कर ले। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है तो आप उन चीजों पे ध्यान दो कि ये सब उनमें आ रहा है, तो आ रहा है तो फिर सही है सब कुछ। लेकिन आ भी रहा है तो वो चीज एक होती है कि अभी ना एकदम से छूट रहा है सब कुछ, तो उसको पकड़ने के लिए आदमी, नहीं मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, वो सिर्फ फिर आशिक की तरह दुनिया भरे वादे कर देगा। लेकिन जैसे ही आप उनकी पत्नी बन जाती हैं, फिर वो वादे टंग जाते हैं खूंटी पे। तो फिर यही चीज ही है कि अभी तो बीवी भैया जे जा रही है, कैसे भी करके ले आओ, फिर जब वो आ जाएगी वापस अपने रंग पे आएंगे। तो जब तक वो अपनी आदत में ना बना लें ये केयर करना, या जो भी अब वो वादे आपको दे रहे हैं, तब तक आपको बड़ा संयत व्यवहार रखना। एकदम से बह मत जाना इमोशन में कि या तो बहुत ही मीठे हो जाओ या बहुत ही ज्यादा उनकी बेइज्जतियां कर दो। ठीक है, हाँ करके नॉर्मल रह लो जाके, सुनो ज्यादा बोलो कम उस टाइम पे। तो देखो कि व्यवहार में भी परमानेंट चेंज आए, और जैसे ही वो उल्टा व्यवहार करने जा रहे ना, वहीं पर टोक भी दो कि भाई ये नहीं चलेगा, मैं इसीलिए पहले नहीं आ रही थी। तो वो धीरे 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 लगेगा कि हाँ भैया अपनी बहू को अगर मुझे घर में रखना है तो ऐसे हैंडल करना। तब उसको समझ में आएगा जब वो परमानेंट आपकी लाइफ शॉर्ट होगी। नेक्स्ट, मैम आपका आकाश ऑनलाइन कोचिंग के बारे में क्या रिव्यू है, मेरे बेटे की 10th क्लास के लिए सोच रही हूँ, सीबीएसई बोर्ड। बहन मुझे इसका ना ज्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन सी टेट में जो मैंने पढ़ा, देखो जो नामचीन है, अच्छा पढ़ा रहे हैं वो बच्चे, मैं तो बच्चे ही कहूंगी, सब छोटी छोटी उम्र के हैं, तो सही पढ़ा रहे हैं यार वो। एक बार मेरे से ज्यादा अपने बेटे से राय लो, डेमो क्लास हर जगह वो देते हैं, वो लेके देखे, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वे ऑफ टीचिंग। अगर बच्चा कहे कि हाँ ठीक लग रहा है तो करा दो। नेक्स्ट, क्योंकि 10th का बच्चा इतना छोटा होता नहीं, वो समझदार होता है इतना कि वो चुन सके कि हाँ मेरे को यहाँ सही लग रहा है, उसको अपना सिलेबस भी पता है, पढ़ाने का स्टाइल भी पकड़ेगा, तो वो बता देगा आपको। तो डेमो क्लास ले लो, आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट, दीदी मेरा ओवरी का ऑपरेशन हुआ था 5 दिसंबर को, तो क्या मैं अब एक्सरसाइज कर सकती हूँ या नहीं, मैं अभी नहीं कर रही हूँ तो मेरे पैरों में दर्द बढ़ रहा है, एड़ियां तो और ज्यादा दर्द हो रही है, क्या करूं या नहीं। दिसंबर से तो अब तक हो गए तुम्हें 6 महीने, कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक बार जहाँ जाओगे योग वगैरह करने, वहां के भी टीचर को सही बता देना मेरा ये ऑपरेशन हुआ था, तो मैं भी कुछ एक आसन वो आपको मना कर दें कि ये मत करो। बाकी हार्श एक्सरसाइज तो अभी बच जाओ, है ना। तो जहाँ भी जाओगे एक्सरसाइज करने, वहां पे जो भी आपको सिखा रहा होगा उससे एक बार बता के पूछ लेना, लेकिन शुरू तो कर सकते हो। आपकी इस बात को तो मैं एग्री करती हूँ कि पेरेंटिंग तो वही अच्छी थी जो हमारे पेरेंट्स ने की, ये फ्रेंड वाली पेरेंटिंग समझ के बाहर के है। मेरे जब भी बच्चे होंगे मैं उनको वैसी ही पेरेंटिंग करूंगी जिससे हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया था। जी।
नेक्स्ट, हाय दी, आपके सजेशन बहुत अच्छे होते हैं। मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ, मेरी सास ऊपर आती है तो कुछ ना कुछ सुनाती है। एक बार तो उन्होंने नौकरानियों के सामने मुझे इतना कहा, मेरे माँ मम्मी के डैडी के बारे में मुझे सुना नहीं जाता, तो मैंने उनसे कहा कि आप इधर ना आया करें। अगर ऐसे बात करनी है तो फिर मुझे गिल्ट भी हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उनसे माफी मांग ली, लेकिन वो कहती हैं मैं अब तुम्हारा फैसला करूंगी। इस मतलब सबसे सामने बिठाकर शर्मिंदा करना और कुछ नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही गलत कह दिया। इसी एक कमेंट पिछले में भी था सेम, उसी पे मैंने थंबनेल बनाया था कि अपने लिए सही फैसलों पर माफी मांग के अपनी बात को हल्का मत करो। अब इसमें आपने एक बात और जोड़ी है कि उन्होंने आपको धमकी दी है कि वो सबको सामने बैठा के और समझौता, वो आपकी क्लास लगवाएंगे, मतलब है ना। लगने दो क्लास, जो यहाँ बताया एग्जैक्ट वही वहां बताना, तो हो जाएगा। जो भी आएगा फैसला बनाने सरपंच बन के, उसको जब आपकी साइड पूरी पता चलेगी, जो जो वो वहां जाके बकती हैं वो सब बताना वर्ड टू वर्ड। तो लगाओ पंचायत। जब केस चलता है तो फिर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं ना, तो रख लेना। इसी बहाने उनके भी डायलॉग आएंगे तो निकल के कि बुढ़ापे में क्या श्लोक सुना रही हैं आपको वो। तो मत घबराओ, होने दो पंचायत। नेक्स्ट, दी, मेरा एक बेटा है 8 साल का। हमेशा से यही सोचा कि एक ही रखना है, लेकिन पिछले साल से सब औरत की बात सुनकर एक नहीं 2 बच्चे होने चाहिए। मैं कंफ्यूज हो गई। एज भी अब 30+ है, क्या एक बच्चा अकेला रह जाता है? सास ने माँ भी दोनों बीमार रहते हैं, सपोर्ट नहीं है। पहला बेटा भी ऑपरेशन से हुआ, प्लीज रिप्लाई। देखो, अगर नॉर्मल देखो, अब आपके घर में क्या आप अकेले हो? मान लो किसी घर में ना आदमी आदमी है, आप अकेली महिला हो, या किसी घर में माँ है, बहनें हैं कई सारी, बेटा एक है या बाप एक है, तो वो अगर उसे कभी मेल टू मेल बात करनी है, या कोई जो अकेली औरत है उसे किसी औरत से बात करनी है, तो नहीं मिलेगा उसको। दूसरी कंडीशन में अगर घर में अवेलेबल है सेम जेंडर दूसरा भी, सेम एज ग्रुप दूसरा भी, तो इजी हो जाता है। ये वाला पैटर्न होता है कि भैया एक बच्चा अकेला रह जाता है, तो अकेला ना रहे वो, अगर आपकी चॉइस है कि एक ही रखना, तो फिर आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि उस बच्चे के साथ आपको नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा, ताकि उसको अकेलापन फील ना हो। तो वो अपने माँ या बाप के साथ है ना, अकेला क्यों है। और फिर ऐसी कंडीशन में जितने भी आपके कजिन हैं उनके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रोंग रखो। जब मिलेंगे जुलेंगे, खूब टाइम बिताएंगे साथ में, ओकेजनली मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं कि 12-12 साल 10-10 साल 8-8 साल में मिल रहे हैं, तो कौन अकेला रह रहा है फिर। और बड़े होके सगे भाई बहन भी कई बार छूट जाते हैं, और कई बार कजन भी बहुत साथ रहते हैं। तो ये कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ अभी 30+ में इतनी बड़ी एज नहीं है। अगर आप दूसरा बच्चा प्लान करोगे तो एज तो ऐसी कोई अभी है आपकी ज्यादा नहीं है कि नहीं हो सकता, या कर लोगे तो पालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह कि सर्जरी, आजकल तो सर्जरी से ही हो रहे हैं। जब तक नहीं हो रहा, जब तक लग रहा है होएगा, तो हो ही जाएगा फिर सब कुछ। नेक्स्ट, मैम, आपके जो स्लीवलेस ब्लाउज हैं ब्लैक एंड व्हाइट क्रॉप टॉप वाले, वो लाइनिंग वाले हैं क्या? मैंने ऑर्डर करके मंगवाया, ऐसा लग रहा है उस मटेरियल में गर्मी लगेगी। जो व्हाइट वाला है, आपने अगर वो वाले मंगवाए हैं कॉम्बो वाले, उसमें गर्मी नहीं लगती। वो बिल्कुल बनियान जैसा कपड़ा लगेगा, बनियान से थोड़ा मतलब मोटा, स्ट्रेचेबल है, लेकिन गर्मी नहीं लगती उसमें बिल्कुल भी। लाइनिंग नहीं लगी हुई है, स्ट्रेचेबल है वो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आपके ब्लॉग काफी टाइम से देखती आ रही हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे जॉब करनी है, हस्बैंड इतना काम नहीं करते, घर चलाना मुश्किल है, सास मेरी जॉब नहीं करने देती, क्या करूँ? मेरी इस बात पर बहस भी हुई सास से, वो फिर भी नहीं मानती, प्लीज आप कुछ बताओ। देखो, इस बार ये ना क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है इस तरीके का, और इसमें सिंपल होता है। अगर कोई बच्चे को ना साइकिल चाहिए, या किसी बच्चे को किसी ट्रिप पे जाना है, या किसी बच्चे को कोई रैंडम चीज चाहिए जो यूजुअल में नहीं है, अभी कोई ओकेजन भी नहीं है, तो अगर वो हमसे 1 या 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, 4 बार कहेगा, और वो चीज बिल्कुल अलग सी है, हमें नहीं दिलवानी, तो हम उसे मना कर देंगे, ढील डाल देंगे, एक आध बार से डांट भी देंगे। लेकिन वही चीज अगर बच्चा रात दिन रट लगाए रखे, रोए पिटे नहीं भी, लेकिन बार बार जब भी उसे, अगर कोई उससे पूछ रहा तेरा ड्रीम क्या है, वो तब भी वही बता रहा है ना, तेरा सपना क्या है, वो तब भी वही बता रहा है, वो सपने में भी वही चीज देख रहा, बता रहा है कि मेरे को ड्रीम में चीज मिली, तब क्या करेगा माँ बाप? उसको समझ में आएगा भाई इंटेंसिटी ज्यादा है, बच्चे को कितनी जोर से ये चीज चाहिए।
फिर वो करेगा उस चीज का इंतजाम, भले उसे पता है उसमें उसके पैसे बेकार जाने हैं। होती है चीज, सेम चीज है। अगर घर की बहू है, नौकरी करनी है, अब भैया घर में रह रही है, तीनों टाइम खाना मिल रहा, अगर हम ये वो घर मैनेज हो रहा है, हमारे संस्कार, हमारे ये वो, हमारे यहाँ औरतें काम नहीं करती, अब वो वाली से कंडीशन है। सडनली बहू ने कहना शुरू करा भी मैं तो जॉब करूंगी, मुझे जॉब करनी है, मना होएगा। लेकिन वही बहू जब रट्टा मारती रहेगी, मारती रहेगी, मारती रहेगी, कब तक मना करेंगे? ज्यादा से ज्यादा कंडीशन ये आएगी, अच्छा जा जॉब पे, घर का करके जाएगी, आके करेगी, फिर ये कंडीशन दे दी जाएंगी। और थोड़े खड़ूस हुए, आपकी सैलरी में हिस्सा मांग लेंगे, कमा के आएगी इतना हमें देगी। अब जिसे जॉब करनी ठहरी ना, वो इन सारी कंडीशन को मान के भी निकल जाती है कि भैया करनी तो है। वही वाली बात कहते नहीं, जैसे नौकरी में कि कच्चे में लग गए तो पक्के भी हो जाएंगे, वो वाली चीज है कि उसे निकलना है तो वो फिर निकलेगी। तो जब तक मान नहीं जाते तब तक आपको कहते रहना है, लड़ना नहीं है, कलेश नहीं करना, लेकिन कहते रहना है उनको जब तक ये समझ में ना आ जाए कि भैया ये जाके छोड़ेगी। बस ऐसे आराम से कोई मानता नहीं, और बहुत लंबे टाइम तक जिद करने की क्षमता ज्यादातर में होती नहीं, वहीं घुटने टेक जाती हैं। तो मान के चलो कि आप एक छोटा बच्चा हो और आपको कोई टॉय चाहिए और आप जिद कर रहे हो, करो, जब तक नहीं मिल जाता वो तभी मिलेगा, इससे पहले मिलेगा नहीं। डराएंगे, चिल्लाएंगे, कलेश करेंगे, सब हथकंडे आजमा लेंगे वो पहले कि भैया इसको तोड़ो, ये किसी तरीके से मना कर दे, खुद ही सोचा रहे छोड़ पड़े, फिर एंड में ब्रह्मास्त्र आएगा, काम करके जाएगी। फिर उससे बड़ा वाला आएगा कि भाई यहाँ तो धराशायी है, तनख्वाह दे। तो वो तैयार रहो कि ये आने हैं फेज, निकल जाओगे, कर लोगे काम। नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ, ओ माय गॉड, एक साधारण सी दिखने वाली महिला इतनी सुलझी, साफ सुथरी, हर बात में नंबर एक कैसे हो सकती है? नहीं हो जाता है। मैम आप कमाल हो, हर प्रॉब्लम का आंसर है आपकी वीडियोस में, थैंक यू, आपकी जितनी भी तारीफ करो उतना कम। थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए। मैं चाहती हूँ आप एक दिन हमारे देश के होम मिनिस्टर बने। ओ भाई साहब, मामला खराब, मैं प्रिंसिपल ना बन रही अपने स्कूल की, तुम होम मिनिस्टर बनवा लो, ऐसे ही सही है। नेक्स्ट, मैं आपका सब वीडियो देखती हूँ, इस चैनल का भी, बहुत कमेंट नहीं करती हूँ, अच्छा लगता है आपकी बातें सुनकर। चलो जी, लगाओ अच्छा। हम्म। नेक्स्ट, अभी कॉन्ग्रेचुलेशन ही आ रही है भाई। चलो जी, ढेर सारी बधाइयों के मैसेज थे, वो पढ़ लिए हैं, अब चलते हैं आगे। हाय मैम, मेरी शादी को 22 साल हो गया है, दोनों बच्चे बाहर रह रहे हैं, मैंने ससुराल के सभी रिश्ते के लिए सब कुछ किया है, आज मैं थम गई हूँ, घर में रहने का मन नहीं करता, ना काम कभी खत्म होते हैं, हस्बैंड छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, ससुर जी कोई काम ठीक नहीं लगता, हर काम में कमी निकाल कर गालियां देते हैं, जब बच्चे साथ थे तो मैं ये सब भूल जाया करती थी, लेकिन अब जीना मुश्किल हो गया है, मेंटली मैं बहुत वीक हो गई हूँ, सब कुछ छोड़ के भाग जाने का मन करता है, लेकिन कहाँ, यह आंसर नहीं मिलता मुझे, साफी वाली आदत हो गई है, जैसे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। साफी वाली आदत हो गई, जिससे सफाई वाली होगा, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। देखो, अपना सोशल सर्कल डेवलप करो, कोई किट्टी का ग्रुप, या सुबह वॉक करने जाओ, वहां पर कोई ग्रुप क्रिएट करो। मतलब एक पति जो हमेशा गुस्सा करता है, एक ससुर जो कमी निकाल के गाली देता है, दुनिया यहीं पर सिमट गई है। इस दुनिया को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, क्योंकि उससे पहले बच्चे थे, आप वहां पर अटकी हुई थी, लेकिन अब बच्चे भी नहीं है, तो वो दो लोग ही आपकी दुनिया है, और वो दोनों हो रहे हैं नेगेटिव, तो उस वजह से आपकी बॉडी भी साथ छोड़ रही है, माइंड भी। अपना सर्कल डेवलप करो, कुछ पॉजिटिव लोग से मिलो जुलो डेली बेसिस पे, प्लस जब वॉक करने जाओगी, एक्टिव रहोगी, ऑटोमेटिक खुश रहने का मन करता है जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, है ना? तो ये चीजें करो, मतलब लिटरली मैं कहूंगी एक भंवर सा है, उसमें डूब रही हो ऐसा फील हो रहा है मुझे कमेंट पढ़ के, तो मैं नहीं हूं वहां पे, लेकिन अपने आप को निकाल लो, ये करो। नेक्स्ट, हेलो मैम, जो आप बूढ़ी माँ के लिए गुस्सा हो रहे थे, मेरे साथ अपोजिट है, कुछ काम ऐसे नॉर्मल से होते हैं, जैसे मेरी सास के पर्सनल काम जो मैं कर भी नहीं रही, वो फोन पर मेरे सामने वो भी गिनवाती हैं दूसरों को कि ये काम तो बहू ने कर दिया था। मुझे इस टाइम बहुत गुस्सा आता है कि ये भी मैं करूं क्या, या फिर खाना क्या चाह रही हैं, कहना क्या चाह रही हैं,
मुझे समझ नहीं आता और बोलेंगी कि बहुत काम होता है घर पर। बट कभी कोई बात होगी और मैं बोलूंगी कि इस काम के लिए तो एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं निकलता, तो बोलेंगी घर में क्या काम है। अरे भाई, मेरी मम्मी ना एक डायलॉग बोलती थी पुरानी बहुओं के लिए कि सास तो चून की भी बुरी। तो उसका मतलब ये होता था कि मतलब कैसी भी हो सास, की बोले भी ना, कुछ भी ना करे तो भी बहू उसकी कमी निकालेगी। तो वो वाली चीज कहीं ना कहीं आपके कमेंट में वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत सही सी हो रही है। अगर आपकी सास आपके बिना करे कामों को भी वो कह रही हैं, अब इसमें कि कहना क्या चाह रही हैं उस चीज की ना आप बाल में खाल मत निकालो, प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। भले उनके मन में है कि आप ये काम भी कर दो, लेकिन आज जब तक वो आपसे मुंह से ना कहे ना कि बहू ये काम कर दे, तब तक आप लोड मत लो उस चीज का। अब वो ये है कि भाई अब बता रही हैं, बड़ाई कर रही होंगे, हो सकता है डींगे हाँ कर रही है कि देखो मेरी बहू कितना काम कर रही है, आपका तो घूम फिर के फायदा ही हो रहा है ना। और दूसरी चीज कि घर में क्या काम है और घर में बहुत काम होता है, वो थोड़ा सा होता है। कई लोग होते हैं ऐसे जो विरोधाभासी बोलते हैं कि कभी कुछ और कभी कुछ, बिल्कुल अपोजिट बातें बोलेंगे, अपने सेंसेस में नहीं है, अपने बयानों से पलट रहे हैं, तो वो बात हल्की कर रहे हैं। और जो बात हल्की कर रहा है उसकी बातों पे मुझे लगता है इतना ज्यादा ना दिल पे लेने, वही बेवकूफी हम कर जाते हैं। जो आदमी अपनी बात पे टिक ही नहीं रहा, उसकी बात की क्या वैल्यू है? फिर क्या ही फर्क पड़ रहा, वो क्या कह रहा, गाता रहे जो गाने गा रहा है, पता है 4 घंटे या 4 दिन बाद फिर पलट जाएगा। तो उसके कहने का लोड ही लेना हमारी गलती हो जाती है, मत लो। जैसे चल रहा है, इन शॉर्ट बताऊं तो चलने दो, ओवर थिंकिंग मत करो। नेक्स्ट मैम, मेरी शादी को 10 साल हो गए, मुझे सूट नहीं पहनने के लिए मना किया जाता था। अब मेरी देवरानी आने वाली है, बोल रहे हैं जमाना मॉडर्न है, वो चाहे जो पहने। मेरा पति भी मेरी साइड नहीं लेता, उसका परिवार कितना भी गलत हो मुझे सिर्फ काम वाली समझते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं क्या करूं कि मुझे स्ट्रेस ना हो? मेरे मायके वाले भी एडजस्ट करने को बोल रहे हैं, मेरे पापा नहीं है। मैम मैं क्या करूं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखूं, टेंशन भी ना हो? मैं ससुराल से अलग सिटी में रहती हूँ। ससुराल से अलग सिटी में रहती हो तब काहे की टेंशन है भाई इतनी? अलग सिटी में रहती हो तो फिर जैसे चाहे रहो, जो करना है करो। और देवरानी आ रही है, देखो ये बहुत जगह होता है, देवरानी आ रही है। अब से अगर आप 10 साल पहले की भी देखोगे ना, 10-12 साल पहले की भी अगर बहुओं की लाइफ देखोगे और अब की देखोगे, इन बीच के दशक में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। तो ये सामान्य सी बात है कि अगर हम बड़ी बहू हैं तो हमें क्या ट्रीटमेंट मिला और आने वाली को क्या, ये हर पीढ़ी में होता है। अब फायदा क्या होगा उसमें भी? मान लो मैंने वेस्टर्न पहनने शुरू करे, मैंने कई बार शेयर करा ना कि उस टाइम पे कोई नहीं पहन रहा था, स्ट्रगल हुई, परमिशन मुश्किल से मिल रही है, बहुत टाइम लग गया, 1.5 से 2 साल मुझे, तब जाके मैं वेस्टर्न पहन के निकल पाई। तो जितनी स्ट्रगल करनी थी मैंने कर ली। लेकिन उसके बाद मेरे से बड़ी, मेरे से छोटी, सबकी एक साथ राड़ कट गई। अब सब वेस्टर्न पहन सकते हैं, जिसका जब मन करे। अब कोई ये नहीं कहता हो बहू है क्या पहन लिया, खत्म हो गया ना वो मामला। तो अगर आपकी देवरानी से भी शुरू हो रहा है कि वो जो चाहे पहने, तो आपको खुश होना चाहिए कि ठीक है पहने। अब वो पहनेगी, आपके लिए भी रास्ता खुल गया, अगर आपको पहनना है पहन लो। लेकिन वेस्टर्न पहनना कोई मतलब बात वही होती है कि जिद तोड़ने वाली बात, ऐसा कुछ होता नहीं। एक टाइम ऐसा है कि शायद हमारे ऊपर अच्छा ही ना लग रहा है वेस्टर्न, हमारी बॉडी वैसी नहीं है, बस हमें जिद है कि वो पहन रहे हैं तो हम भी पहन रहे हैं। तो वो जिद भी अगर है तो वो पूरी हो जाएगी, रास्ता उसके जरिए खुलेगा, मजा आप भी लेना, बस। तो इतना स्ट्रेस ना लो और अलग रह रहे हो। रही बात ये कि जी पति भी वो नहीं करता इज्जत, अब इज्जत कर लेता तो सही था, नहीं कर रहा ना करे, आप अपनी इज्जत खुद कर लो। बात यही है ना, किसी का गला पकड़ के थोड़ी इज्जत करवाओगे कि कर मेरी इज्जत। अगर वो नहीं कर रहा, उसे पत्नी रखने की तमीज नहीं है तो नहीं है, आप अपनी इज्जत खुद कर लो। कोई आपको खुश नहीं रख रहा, आप अपने आप खुश रह लो, और तब देखो उनके मुंह। जब परिवार पूरा एक साइड हो ना और उसको लगता है कि भाई इनको तो हमने पंचिंग बैग बना दिया, इनके साथ तो हम कुछ भी कर लें कुछ होएगा ही नहीं, और वो बंदी अकेला खुश रहना सीख जाए, फिर देखो मजे, फिर उनकी शक्लें देखने लायक हो जाएंगी। तो पीहर में सपोर्ट नहीं कर रहे, पति सपोर्ट नहीं कर रहा, इधर से सास ससुर सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कोई बेल थोड़े ही है कि हमें कोई सपोर्ट करेगा जब भी हम चलेंगे, ना करे सपोर्ट। जो पूरे परिवार को इतना पाल सकती है वो अपने आप को खड़ा नहीं कर सकती? अंडर एस्टिमेट खुद को कर रखा है, इसीलिए परेशान हो। किसी के सपोर्ट की कुछ खास जरूरत होती नहीं है खुश रहने के लिए।
बस चाहिए तो अपना है कि हमें खुश रहना है, फिर रह लोगे। लेकिन आदत ही बनी हुई है निरूपा राय बनने की, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट दी, अगर हस्बैंड सासू माँ के लिए वाइफ के ऊपर हाथ उठाए तो कैसे हस्बैंड से रिलेशनशिप में रहें? भैया अब हाथ उठाने के बाद भग तो जाओगे नहीं, सडनली ये उफ चांटा लग गया, पिक्चर तो चल नहीं रही, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जाने वाले जाते भी हैं, बट ये है अगर यहाँ तक बात पहुंच गई है ना, सासू माँ के लिए हमारे रैपट लग गया, तो उसके बाद स्थिति सामान्य तो नहीं रहनी, है ना। ना तो बोल रहेगा मुंह का, ना कुछ है, फॉर्मेलिटी रह जाएंगी, खाना बना दिया खा लो, कपड़े गंदे हो गए धो दिए, प्रेस कर दिए, ये वो, कई महीने तक ये चलेगा। फिर जब अगले को रियलाइज हो जाएगा, माफी वो भी मांगेगा, जेन्युइनली लगे कि हाँ बदल गया, फिर रीस्टार्ट होएगा। लेकिन ऐसे भी होते हैं, एक बार माफी मांग ली, अब जितनी जल्दी माफ कर दोगे अगला चांटा उतनी जल्दी आ सकता है, ये भी बात है। तो दोबारा रिपीट नहीं करना, तो इसके लिए पर्पजली लंबा खींचना कि एक बार जो हो गया, दोबारा ना हो। अगर सडनली जल्दी माफ कर दिया ना, मैं कहूंगी अगर 15-20 दिन में, महीने भर में, चलो जी गुस्सा आ गया पति को, या वो जरा सा अपने उनने आंसू आंसू बहाए और आप बह गई कि जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं कहते ही ना अगले महीने तैयार है ना, फिर आएगा भड़देसी। तो इसलिए इस चीज को लंबा खींचना, ताकि अगले के दिमाग में बैठ जाए कि भाई इस पे हाथ नहीं उठाना, वरना पिटती रहोगी ऐसे ही। रिश्ता तो चल जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा सा दिमाग से चलो तब चलेगा, नहीं तो पिट पिट के चलेगा फिर। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, मेरे हबी मुझे बहुत निगलेक्ट करते हैं, कभी नहीं पूछते मैं कैसी हूँ, हालचाल केयर भी नहीं करते, खाना खाया नहीं खाया पूछते हैं। मैं जॉब भी करती हूँ, लेकिन मेरा जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो मुझे बहुत नीचा दिखाता है और कहता है कि आगे साल के बीमारी है तू, डॉक्टर को वो है दिखाना पड़ेगा। मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ, दोनों बेटियों का भी, एक बेटी का स्कूल का खर्च भी उठाती हूँ, कपड़े वगैरह सब कुछ, फिर भी हबी मुझे बहुत सुनाते हैं। क्या करूँ मैं, कैसे समझाऊं खुद को, प्लीज कुछ कहें। उनसे ना बात करना, अपने किसी भी मुद्दे पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना या अपनी अचीवमेंट शेयर करना बंद कर दो, साइलेंट ट्रीटमेंट दो। एक आदमी को अगर समझ में ही नहीं आ रही हम क्या कह रहे हैं, तो उसके सामने वही है कि भैंस के आगे बीन बजाना, वो बंद कर दो। कर आप फिर भी खुद रही हो, काफी कुछ शांति से कर पाओगी, क्योंकि जब आप बोलोगे नहीं, सामने से कुछ आएगा नहीं, आप आराम से अपना काम कर पाओगी। साइलेंट ट्रीटमेंट दो ना, वही बेस्ट है। नेक्स्ट मैम, मैं अनमैरिड हूँ और हैंडीकैप्ड हूँ, मैं घर पर ही 12th तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हूँ। मेरी भाभी कभी तो अच्छे से बोलती है, कभी कभी बहुत दिनों तक बात ही नहीं करती, इससे कभी कभी दुख होता है और गुस्सा भी आता है, क्या करूँ? बस वही है, भाभी है, अब उन्हें लग रहा होगा भैया हैंडीकैप्ड है, जो भी आनंद है, आप खुद कमा रही हो खा रही हो, लेकिन उनको लगता होगा कि एक बर्डन है मेरे सिर पे, तो कभी वो मुंह बना लेती होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड। उसमें यह है कि भले आप हैंडीकैप्ड हो, लेकिन आप अपने पैरों पर खड़ी हुई हो, कमा रही हो, कहीं ना कहीं अगर शादी की कहीं बात चले कुछ हो, तो अपनी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखना। उनको ये लगता होगा कि भाई जिंदगी भर के लिए शायद हमारे ऊपर ही रहेगी, इसलिए वो कभी ऐसा करती हो। और थोड़ा सा वही है, मतलब दुखद है ये, लेकिन सिवाय बर्दाश्त करने के फिलहाल कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा ऑप्शन फिर यही होता है कि हम अलग रहें, अगर हम इतना कमा रहे खा रहे हैं, लेकिन फिर वही है कि सिक्योरिटी का इशू, 10 चीजें आती हैं, तो अवॉइड ही करो। दुख होता है, लेकिन उनसे इमोशनली जितना कम जुड़ोगी उतना दुख कम होएगा। सोच लो कि ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, इसलिए रह रही हूँ बस। नेक्स्ट, मेरी इनकम जाननी है बड़ी जोर से, थोड़ा सा माइंड लगाओ, अंदाजा लग जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि मुझे लगता है बड़े बुड्ढे कह गए थे कि कुछ चीजें सीक्रेट ही रखनी चाहिए, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। नेक्स्ट, मैं आपके कई तरीके फॉलो करने से टाइम से काम निपटा लेती हूँ, लेकिन मैं हाउसवाइफ हूँ, घर पे सिलाई करती हूँ लेकिन हो नहीं पाती। अच्छा सिलती हूँ, जल्दी कर लेती हूँ, पर काम करने के बाद दोपहर में आलस आ जाता है, कैसे करूँ? भैया आलस की और हमारी लड़ाई तो सदा जिंदगी की चली आ रही है। अब या तो आलस करके आराम कर लो, या अपनी ड्रीम लाइफ को जीने की तैयारी कर लो। और दूसरा वही है जो टेक्निक मैं हमेशा बताती हूँ,
ये सिर्फ 5 मिनट के लिए सिलने बैठूंगी ये सोच के कितनी भी थक रही हो मशीन लेके बैठ जाओ। जब बैठोगी तो 5 मिनट आधा घंटा कब बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ज्यादा बैठने से पहले मत सोचे करो, सीधे काम करना शुरू कर दे करो। जैसा रोबोट होता है ना कि ऑन करा तो उनने काम कर लिया, बस जाओ मशीन चालू करो, खोलो, बैठ जाओ, करना शुरू कर दो, अपने आप होना शुरू हो जाएगा काम। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आपके तीनों चैनल की रेगुलर व्यूअर हूँ। एक बार आपसे घर को लेकर मैसेज किया था, आपने मेरी इस प्रॉब्लम का एकदम सही हल दिया। अब घर बन गया है और इसी बीच मुझे साइटिका हो गया, तो मैंने स्कूल से लीव ली थी 3 मंथ की, स्कूल वालों ने पहले दे दी, बट अब वो बोल रहे हैं कि 2 मंथ की देंगे, 1 जून से रिज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे प्लीज आप सजेस्ट करें मैं क्या करूँ। मैं परमानेंट टीचर हूँ, ज्वाइन नहीं करती हूँ तो मेरे सारे बेनिफिट्स कैंसिल कर देंगे। आई नो कि आज का क्वेश्चन शॉर्ट एंड क्रिस्प नहीं लिख पाई, बट आई होप कि आप इसका सटीक जवाब जरूर देंगे। अभी आप कर लो 1 जून से ज्वाइन, क्योंकि इस टाइम पे प्रायोरिटी जॉब को बचाना हो गया। ठीक है, आप ज्वाइन करने के बाद कोई और छुट्टी, मेडिकल लीव या कुछ और वो ले लो अगर आपको लग रहा है कि जरूरत है। बाकी देखो, घर बन गया है, अब आपने जो 3 महीने की छुट्टी ली है वो काहे के लिए ली है, घर जमाने के लिए, मतलब का ये नहीं इसमें मेंशन हो रहा। तो अब जब अगर घर रेडी हो गया, केवल उसमें शिफ्ट होने के लिए अगर ले रहे हो ना, मैं आपको अपनी बताऊं, 5 दिन हमारे मुहूर्त से लेके और स्कूल वापस ज्वाइन करने तक गिनती के 5 दिन की छुट्टी ली थी मैंने। उसमें ही बीच में एक संडे था, बाकी की सीएल इस तरीके से ली थी। तो उतने में आप अपना किचन वगैरह जो है वो चालू कर लो जो आपको चाहिए, फिर धीरे धीरे अपना घर तो सेट होता रहता। तो इतना स्ट्रेस मत लो, पहले जॉब बचाओ अपनी। नेक्स्ट, और साइटिका के लिए स्ट्रेचिंग करना शुरू करो ताकि वहां से भी एक प्रॉब्लम खत्म हो। नेक्स्ट है मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड, इनके फ्रेंड और उनकी वाइफ के साथ हरिद्वार ट्रिप पर गए थे। वहां जाके हमने फील किया कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड वो अपने हमारी बिल्कुल भी नहीं मान रहे, बस अपनी वाइफ की मान रहे हैं। हम चाहे जो भी बोले वही चीज मना कर देते हैं या पोस्टपोन। हम हस्बैंड वाइफ के पास जॉब नहीं है। मैम उसने ही बोला था कि चलो, मैं इसलिए मान गई क्योंकि मेरे हस्बैंड के वो बेस्ट फ्रेंड है, भाई हैं, उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, भाइयों से बढ़कर दोनों एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देते हैं। लेकिन मैम पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया वहां। मुझे बहुत बुरा फील हुआ, मैं बहुत रोई आकर के हमारे पास पैसे नहीं है तो ये होगा। मैम मैं जॉब की तैयारी कर रही हूँ, कई बार लगता है कि भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। हमें कोई कुछ भी नहीं समझता, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि पैसे नहीं है क्या मैम। मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए था इस बात का, आई एम वेरी सैड। देखो, आप न केवल अपने और उस दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हो, दोस्त की पत्नी भी है साथ में, दिमाग उसका चल रहा होगा, आप ये मान के चलो ना। उल्टी कर दो सिचुएशन। अगर आपका पति अपने पूरे खर्चे से अपने किसी दोस्त और उसकी बीवी को लेके जाए, ठीक है, और मैं जा रही हूँ या आप हो, जो भी है जिसका पति खर्च कर रहा है आप वो हो, अब आपका मन है भाई हम यहाँ रुकेंगे या ये वाली एक्टिविटी करेंगे, और जो जो फ्री में आप लेके जा रहे हो वो कह रहे हैं कि हमें वो वाली करनी है, ऑब्वियसली आप कैंसिल कर दोगे कि भाई नहीं मेरे को तो यहाँ जाना। अब अगला अपने दोस्त और दोस्त की वाइफ को लेके आया, अब उसके चक्कर में अपनी वाइफ को तो गुस्सा करेगा नहीं, ये भी समझो ना। लेकिन यहाँ बुरा लगना बिल्कुल जायज है, जोर से बुरा लगाओ, ऐसी घटनाएं ही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देती हैं। ये जो आपको फील हो रहा है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं करता, इस चीज को बहुत जोर से फील करो, इस बेइज्जती को, इस दुख को, इस बेबसी को जितना जोर से फील कर लोगी ना, उतना अपनी जो पैसे की तंगी है, गरीबी है, उसको दूर करने का जुनून आपके अंदर बनेगा और तभी आप कुछ कर पाओगे। तो इसे मत लो लाइटली, महसूस करो बेइज्जती को, फील करो बढ़िया से। लेकिन यहाँ मैं ये कहूंगी कि गलती उस दोस्त की या दोस्त की पत्नी की नहीं है, ना आपकी है, सिचुएशन है, और आपको ये सीख लेनी है कि भाई पैसा कमाना चाहिए। नेक्स्ट, हेलो मैम, एक बात बताइए, अगर हस्बैंड खर्चा ना दे तो कहते हैं घर वालों से ले लो, मैं बोल दूंगा उनको, जो बोल देते हैं मैं मांग लेती हूँ, उसमें बच्चों की फीस का ही हो पाता है, या फिर 1,000 या 500 बच जाता है, मैं अपना खर्चा उनसे नहीं लेती। वैसे मैं जॉब करती हूँ, मेरी सैलरी 4,500 है, मैं अपनी सैलरी में से बच्चों का या अपना बाकी खर्च कर लेती हूँ, बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि वो क्यों नहीं देते।
अपने आप सेव भी हो जाता है। मेरा क्या ये सही है जैसे चल रहा है, या फिर मैं ज्यादा सोचती हूँ? बच्चे तो मेरे ही हैं, मैं कंफ्यूज सी हूँ। अगर आपका वो ये काम देखो, एक चीज ये है, आपके पैसे 4,500 हैं, आपके घर वालों की कंडीशन क्या है, आपके पति क्या कमाते हैं, उसके हिसाब से आप अपना स्टैंडर्ड एक सेट करते हैं कि भाई मेरे बच्चों का ये लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर वो लिविंग स्टैंडर्ड आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो आपको कहने की जरूरत है कि भाई पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, खुद दे के जाया करो। और अगर वो दें या घर वाले दें, इतने ही पैसे हैं, इससे ज्यादा है ही नहीं, तो फिर कहने सुनने का, कलेश करने का कोई मतलब नहीं। बाकी ये आपका बिल्कुल ठीक है कि बच्चे तो हमारे ही हैं, तो आप जो कमा रहे हो आप भी खर्च कर रहे हो, वो बिल्कुल परफेक्टली ठीक। लेकिन अपने हस्बैंड की सैलरी के हिसाब से आप देखो कि जो लाइफ आप जी सकते हो वही जी रहे हो या नहीं। नेक्स्ट, थैंक यू दिया आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। मैं वही हूँ इमोशनली अटैच वाली अपने देवर देवरानी से। आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। वो टेक्निकली ठीक है और मैं इमोशनली अटैच, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इलेबोरेट दिस मोर अबाउट हाउ टू लिव विदाउट इमोशनली अटैच। और जब मैं गलत होती हूँ तो सब बोलते हैं, बट अगर दूसरा गलत हो तो मैं सुन लेती हूँ। स्टैंड लेने की बात मैंने यही करी थी कि अगर मुझे कोई बोले तो मैं क्या करूँ। इवन कि मैं आराम से बात करूँ या पूछूं तो भी ऐसे बोलते हैं कि आप बात मत करो। मुझे जवाब नहीं देना आता, क्या करूँ? और प्लीज दोबारा इलेबोरेट कैसे करें, इमोशनली अटैच ना रहें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बचाएं। देखो, शायद मैंने किसी एपिसोड में बोला भी था कि जुबान चलाना ना गाड़ी चलाने जैसा ही है। जब आप सीखते हो तो कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी रह जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है। फिर आप धीरे धीरे जब रोज चलाते रहते हो, आपको प्रैक्टिस हो जाती है। फिर आपको पता है कि मेरी गाड़ी कब धीमी हो रही है, कब तेज हो रही है, कब मुझे रोकना है, कब मुझे चलना है। ठीक है ना? सेम जुबान के साथ भी है। तो अभी जो मुझे समझ में आ रहा है, मे बी आपको सही से किस टाइम पे कितना और क्या बोलना है, आप शायद उसका हिसाब नहीं लगा पा रहे, इसलिए आपको हल्के में लिया जा रहा है कि आप तो बात ही मत करो। है ना? पहली चीज तो ये है, तो थोड़ा सोच समझ के बोलना। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा जब पर्पजली सोच समझ के ही बोलोगी, बीइंग टेक्निकली राइट। अब दूसरा कि इमोशनली अटैच ना हुए बिना कैसे रहा जाए। आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण आपके देवर देवरानी, आप उनको देख के सीखो। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात वही है भैया, जब अपने चारों तरफ शील्ड बनाना शुरू करोगे, सीधी एक मतलब नॉर्मल सी होते है, जब आपके लाइफ में सबसे गंदा टाइम आया होगा ना, तब आप देखना कि कौन खड़ा हुआ था। और उस टाइम पे अगर वो भी ना खड़ा होता तो आप कैसे संभलती। ये सब चीजें जब लाइफ में होती है ना, तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली आप अकेले ही हो इस दुनिया में। जब बिल्कुल क्रूशल टाइम आएगा तो वो आपको ही झेलना होता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता, आप ही हो। तो जब आप इस तरीके से देखोगे ना, तो आपको सडनली डी अटैचमेंट सबसे हो जाता है कि ठीक है यार, सब लोग साथ हैं, बस ना किसी से वो होता है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। बिना मतलब किसी से भिड़ो मत, और बिना मतलब ज्यादा किसी को मतलब अटैचमेंट फालतू करो मत कि हाँ भैया तू नहीं रहा तो हम तो जी नहीं पाएंगे, इतना किसी से मत जोड़ो। अच्छे से रहो, लेकिन बेफालतू के अटैचमेंट रखना बेकार की बात है। एक दिन में नहीं आएगा, ये भी बहुत कुछ सीखना है अभी आपको, मतलब ये मान के चलो। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं ट्यूशन करवाती हूँ, तो उसमें एक गर्ल है जो 10th में थी, अब 11th में। उसका किसी बॉय के साथ है कुछ, तो 2 बार तो बिना बताए घर पे उस लड़के के साथ रही 3 या 4 घंटे। और अभी 2 दिन पहले तो उसके साथ चली गई बिना बताए, फिर पुलिस स्टेशन में मिली उस लड़के के साथ। वो लड़का मुस्लिम है, गुंडे जैसा है, सब गलत काम करता है और रेंट के घर का रहता है। जबकि ये गर्ल अच्छे घर की है, बट पता नहीं ये कैसे हो सकता है जो उस लड़के के साथ चली गई। अब तो उन्होंने कुछ तो फिजिकल रिलेशन भी बनाए होंगे, पता नहीं। फिर अभी दोनों की एज 16-17 है, शादी तो कर नहीं सकते। सो वो गर्ल घर भी आने के लिए मना किया। और जो होता है ना गवर्नमेंट का, वो उसमें अभी रखा है। उनके घर वालों का दिल टूट गया, इतना करते हुए भी पता नहीं बेटी ने ऐसा क्यों किया, और अब क्या करना चाहिए। उसकी फैमिली बहुत दुखी है। भैया क्या कर सकते हैं, फैमिली बेचारी क्या ही करेगी। औलाद की चीजें ना ऐसी होती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। हर माँ बाप सिखाने की कोशिश करते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट, लेकिन बच्चे का दिमाग, उसके दोस्त, उसका कहाँ चल रहा है, थॉट प्रोसेस आप पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैंने तो मतलब मैं इन चीज़ों से इतना बचती हूँ ना, इस तरीके की पेरेंटिंग जब से आ गई है सिर पे,
डर लगता है सुन के। तो केरला स्टोरी मेरे हस्बैंड देख रहे थे एक दिन, तो मैंने ना उसका बस थोड़ा सा हिस्सा देखा, वो भी लास्ट वाला, और वो बीभत्स था उतना भी। तो वो, अब मैं ये नहीं कि अब यहाँ पे भी फिर वो शुरू हो जाता है कमेंट सेक्शन में, धर्म की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। मुझे ये नहीं समझ में आता, मैं यहाँ सॉर्टेड करने की कोशिश कर रही हूँ सबको, वह कमेंट में आपस में लड़ मरते हैं यहीं पे। मुद्दा यहाँ पे धर्म का नहीं भी हो, लेकिन एक लड़की को माँ बाप तिल तिल करके बड़ा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। अब कहाँ कमी रह जाती है कि भगवान जाने, उसको उन माँ बाप से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो कल का मिला हुआ लड़का लगने लगता है। सेम चीज लड़के पे भी है। भाई लड़के को पाला पोसा बड़ा करा, सडनली उसको कोई लड़की लाइफ में आई, या उसको इतना वो हो गया कि माँ बाप उसके लिए कुछ नहीं है, तो वो कमी कहाँ रह जाती है। अब उस कंडीशन में अगर रह गई और किसी का बच्चा ये कर रहा है ना, कल को मेरे आगे भी 2 बेटियां हैं, मैं ये नहीं कहती कि इसमें माँ बाप की कमी है, सिखाया नहीं। कई लोग कहते हैं ना संस्कार नहीं दिए, भैया मेरे हिसाब से हर आदमी कोशिश करता है सिखाने की, कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा उल्टी राह पे चले। लेकिन अगर चल गया तो बीइंग अ माँ बाप आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते, बस दुआ करेंगे भगवान से कि भाई उस बच्चे के साथ हमारे कुछ गलत ना हो। अगर कुछ गलत होता है, कल को वो धोखा उठा के ठोकर खा के हमारे पास आता है, तो बीइंग अ पेरेंट हम उसको सहारा दे दें, बस यही कर सकते हैं। तो समय से पहले बस ये था कि चेताते रहें, जितना समझ में आ जाए भैया वो किस्मत बच्चे की, तो बस वो तो अपना धीरज बांधे। कभी उनकी लड़की को उनकी जरूरत हो तो उस टाइम पे इस गुस्से को एक किनारे रख के उसको अपना ले कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, हो गई गलती, हम हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो पब्लिक में मिलेंगे उन्हें बेवकूफ की ताने कसेंगे या कुछ और, देखो पागलों का उनका कुछ नहीं कर सकते। वो वही लोग होंगे जो ये कहेंगे कि तुमने सिखाया नहीं एंड ऑल दैट। मेरा अभी भी मानना यही है कि हर माँ बाप कोशिश करता है कि उसका बच्चा अच्छे से रहे, जानबूझ के कोई उसे गलत चीजें नहीं सिखा रहा होता, लेकिन फिर भी नहीं निकलते कई बार बच्चे, इतना ज्यादा गलत कर जाते हैं कि माँ बाप का निकलना मुश्किल हो जाता है। बट हिम्मत रखें, है ना, और जब उसके बच्चे के कभी भी लगे कि उसे हमारी सपोर्ट की जरूरत है तो दे दें, बस भगवान से प्रार्थना करें कि वो अब आगे सही रहे। तो यहाँ पर ये एपिसोड 200 के, मैंने अपनी जान में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। बधाइयों वाले भी मैंने पढ़ लिए हैं, पर यहाँ पढ़ने का कोई फायदा नहीं था, वो भी कर दिए सब। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी के काम का लगा हो तो शेयर कर देना, कोई क्लिप, कोई पर्टिकुलर पार्ट, कोई क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा हो तो क्लिप वाला ऑप्शन आता है, कैची बनी हुई आती है, वहां से कट करके आप शेयर भी कर सकते हो। तो जहां पर भी वो लिंक जाएगा उस पर जो टैप करेगा वीडियो एग्जैक्ट उस पॉइंट से उसके सामने प्ले हो जाएंगी। तो जो आप लोगों को रहता है ना कि शॉर्ट्स बना दिया करूं, शेयर नहीं कर पाते, ये तरीका होता है अगर आपको शॉर्ट शेयर करना है इसका, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड ऑलवेज।